बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानी वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद। आप सब लोगों से गुजारिश है कि अंबर नाग मारिया सीरीज़ के आने वाले तमाम पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अंबर नाग मारिया सीरीज़ एपिसोड नंबर 92, तीसरा हिस्सा, खाना बदोश जादूगरनी। मारियाना का बाप ये सारा नज़ारा हैरत से देख रहा था। तिजारत के सिलसिले में उसने कई बार बादबानी बहरी जहाज़ों में समंदर में सफ़र किया था, मगर हवा में सफ़र करने का ये पहला मौका था। वो उड़न तश्तरी के एक एक पुर्जे, एक एक बटन को हैरत से देख रहा था, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। नीचे समंदर की लहरें छोटी छोटी लग रही थीं और उड़न तश्तरी उसके ऊपर तेज़ी से उड़ी जा रही थी। अंबर ने रास्ते का नक्शा सेट कर दिया था और वो नक्शे के मुताबिक जा रहे थे। रोम का मुल्क वहाँ से काफ़ी दूर था, मगर राडार और नक्शा उनकी रहनुमाई कर रहा था। दोपहर के वक्त उड़न तश्तरी की स्क्रीन पर नाग, अंबर, मारियाना और मारियाना ने दूर समंदर में एक हरे भरे मुल्क को उभरते हुए देखा। नक्शा बता रहा था कि यही मुल्क रोम का मुल्क है। मारियाना के बाप ने भी अपने मुल्क को पहचान लिया और कहा, यही मेरा वतन है। उड़न तश्तरी अब इटली के जंगलों और पहाड़ों पर उड़ रही थी। आध घंटे बाद वो रोम की वादी में आ गए। मारियाना के बाप ने खुशी से उछलकर कहा, ये मेरा वतन है, रोम मेरा शहर है। वो देखो, सामने वाली पहाड़ी पर देवी का मंदिर है। उसके उकब में शहर की शमाली सम्मत में मेरा मकान मौजूद है। अंबर ने नाग से कहा, उड़न तश्तरी को किसी महफूज जगह पर उतार दो, इसे शहर में ले जाना ठीक नहीं। उड़न तश्तरी काफ़ी ऊंची उड़ रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे, जिसकी वजह से शहर के लोग उसे नहीं देख सके थे। नाग ने बादलों के अंदर ही अंदर उड़न तश्तरी को घुमाकर 75 डिग्री पर मोड़ दिया। स्क्रीन पर अब उनके सामने एक पहाड़ी ढलान थी, जहां ऊंचे नीचे दरख्त खड़े थे। अंबर ने कहा, इन दरख्तों में किसी जगह उड़न तश्तरी को उतार दो। नाग ने कहा, दरख्त बड़े घने हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे उतरने के लिए कोई महफूज जगह मिल जाए। आखिर एक जगह उसे नजर आ गई, जहां दरख्तों के दरमियान एक छोटा सा जमीन का खाली टुकड़ा था, जहां घनी झाड़ियां आ गई थीं और इर्द गिर्द ऊंची ऊंची चट्टानें खड़ी थीं। मैं यहाँ उतारने लगा हूँ। नाग ने उड़न तश्तरी को घुमाया और बड़े सुकून के साथ उसे उतार दिया। मशीन बंद हो गई। नाग ने बटन ऑफ कर दिए। उन्होंने शीशे की गोल खिड़कियों में से झांक कर बाहर देखा। आसमान पर गहरे स्याह बादल छाए हुए थे और बिजली रह रहकर चमक रही थी। एक दो बार बादल जोर से गरजा और फिर बारिश शुरू हो गई। बारिश बड़ी मूसलाधार थी। उड़न तश्तरी में बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था, सिर्फ छत पर बारिश गिरने की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अंबर ने काफ़ी बनाई, सब ने पी। मारिया का तारुफ अभी मारियाना के बाप से नहीं कराया गया था, इस ख्याल से कि वो और ज़्यादा हैरान हो जाएगा। मारियाना ने अंबर से कह दिया था कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अंबर ने मारियाना से कहा, मारियाना अब तुम्हें हमारी रहनुमाई करनी होगी। मारियाना ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। ये मेरा शहर है, मैं इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। अंबर मुस्कुरा दिया। नाग ने कहा, नहीं मारियाना, तुम्हें हमारे साथ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम सिर्फ हमें अपने मकान का पता बता दो और अपने सौतीले चचा का हुलिया बयान कर दो। मारियाना का बाप बोला, ये मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसने बताया कि उसका हवेली नुमा शहर के मगरब में एक पहाड़ी में वाक़े महल्ले में समंदर के किनारे पर वाक़े है। उसकी छत के ऊपर एक संगे मरमर का बुत लगा है। ये औरत का बुत है जिसके हाथ में बरबत थाम रखा है। मेरे सौतेले भाई की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो एक आंख से महरूम है। उसने बाएं आंख पर स्याह चमड़ा चढ़ा रखा है। उसका नाम अनातोनी है। अंबर ने कहा, बस ठीक है, अब ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो। क्या तुम ये चाहते हो कि उसे कत्ल कर दिया जाए, या ये चाहते हो कि उसे पकड़कर तुम्हारे सामने पेश किया जाए। मारियाना के बाप ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह उसने मुझे और मेरी बेटी को बेयारो मददगार आदमखोरों के जजीरे पर छोड़ दिया था, उसी तरह उसे भी आदमखोरों के जजीरे पर छोड़ दिया जाए। नाग ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। बारिश अभी मूसलाधार हो रही थी। अंबर ने कहा, अगर हमने बारिश के रुकने का इंतज़ार किया तो देर हो जाएगी, क्योंकि बारिश रुकने वाली नहीं। बादल बड़े घने हैं। नाग बोला, मैं निकल जाता हूँ। अंबर ने कहा, तुम्हें यहाँ के लोगों जैसा लिबास पहनना होगा ताकि तुम्हें अजनबी ख्याल ना किया जाए। फिर अंबर ने उड़न तश्तरी के खास कमरे में से नाग को रोमन लिबास लाकर दिया, जो चमड़े की जैकेट, एक लंबे चुगे और चप्पल पर मुश्तमिल था। नाग ने बारिश से बचने के लिए सर पर एक लंबा सा ओवरकोट कंबल डाल लिया और वो उड़न तश्तरी से बाहर निकल गया। निकलने से पहले उसने रोशन कौम का सिक्का और एक रिवॉल्वर जेब में रख लिया था, जिसमें गोलियां भरी हुई थीं। वो पहाड़ी की ढलान पर से आने लगा। बारिश खूब हो रही थी। कीचड़ की वजह से उसका पाँव फिसल जाता था।
नाग ने एक दरख्त की ऊंट में खड़े होकर एक गहरा सांस लिया और उकाब बनकर उड़ना शुरू कर दिया। वो पहाड़ी से उतरकर नीचे वादी में आ गया। उड़ते उड़ते वो भीग गया, मगर वो पुरों को जोर से झटक देता था, जिससे बारिश के कतरे गिर जाते थे। आखिर उसने एक कच्ची सड़क देखी जो शहर रोम की तरफ जा रही थी। वो सड़क पर आकर एक जगह दरख्त के साए में उतर गया, जहाँ वो फिर से इंसान की शक्ल में आ गया। अभी उसे खड़े थोड़ी देर हुई थी कि एक बूढ़ा आदमी भी वहाँ आकर खड़ा हो गया और अपनी मोटी फरगल झाड़कर रोमन जुबान में बोला, बड़ी बारिश हो रही है, रोम में ऐसी बारिशें हुआ ही करती हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? नाग ने कहा, हाँ ऐसी बारिशें बहुत होती हैं। नाग का रंग इतना गोरा नहीं था, रोमन लोगों के रंग गोरे थे। उस बूढ़े आदमी ने नाग की तरफ देखकर कहा, तुम मुझे रोमन नहीं लगते, क्या तुम बाहर से आए हो? नाग ने कहा, हाँ मैं मिस्र का रहने वाला हूँ, ताजिर हूँ, पुराने तारीखी बर्तनों का कारोबार करता हूँ, साल में 2-1 बार रोम आना पड़ता है। खूब, यहाँ तुम किस जगह ठहरे हुए हो? अब नाग परेशान हुआ कि क्या बताए कि वो किस जगह ठहरा हुआ है। उसे तो किसी मोहल्ले का नाम भी नहीं आता था। फिर यूं ही गोल मोल सा जवाब देते हुए बोला, शुमाली मोहल्ले की सराय में उतरा हूँ, मैं हमेशा वही ठहरा करता हूँ। शायद वो बूढ़ा कुछ और पूछता कि अंदर सड़क पर एक बग्गी आती दिखाई दी। बूढ़े की तवज्जो भी उस तरफ हो गई। गाड़ी आ गई है, मेरा ख्याल है ये गाड़ी तुम्हें शुमाली मोहल्ले में पहुंचा देगी, मैं भी वही जा रहा हूँ। नाग ने कोई जवाब ना दिया। दिल में परेशान जरूर हुआ कि ये बूढ़ा उसके साथ क्यों जा रहा है। खुदा जाने शुमाली मोहल्ले में जाकर किसी मुसीबत में डाल दे। इतने में 2 घोड़ों वाली पुरानी किस्म की बग्गी जो मुसाफिरों को लाती ले जाती थी, दरख्तों के आगे आकर रुक गई। एक मोटा भैंसे जैसा रोमन कोचवान मुंह सर कंबल में लपेटे ऊपर बैठा था। उसने चिल्लाकर कहा, जल्दी से सवार हो जाओ। नाग और बूढ़ा रोमन बग्गी में घुस गए, जहाँ कितने ही आदमी पहले से ठंसे हुए थे। उसका दम घुटने लगा। वो उतरने ही वाला था कि बग्गी हवा से बातें करने लगी। मूसलाधार बारिश में बग्गी कच्चे और फिर शहर के पथरीले रास्तों से होती हुई रोम शहर के गुंजान इलाकों से गुजरती शुमाली मोहल्ले में आकर एक जगह रुक गई। बूढ़े रोमन ने कहा, शुमाली मोहल्ला आ गया है। नाग छलांग लगाकर बग्गी से बाहर आ गया। बूढ़ा भी उसके पीछे उतर पड़ा। बारिश अभी तक हो रही थी। बूढ़ा नाग को कुछ कहने ही वाला था कि नाग लपक कर एक बाजार के कोने में मुड़ गया और सामने एक ऐसी दुकान नजर आई जिसके अंदर आग जल रही थी और कुछ रोमन लकड़ी के बड़े मेज़ों के आसपास बैठे खाना खाने में मसरूफ थे और काफ़ी भी पी रहे थे। सर्दी यहाँ बहुत ज़्यादा थी। नाग ने सोचा कुछ वक्त इस दुकान या होटल या सराय में जाकर गुजारना चाहिए ताकि दिमाग ठिकाने आ जाए। नाग दुकान के अंदर आकर एक मेज़ के साथ लगी लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। दुकान या होटल की फिजा बड़ी खुशगवार और नीम गर्म थी। कुछ लोगों ने घूमकर नाग को देखा क्योंकि उसका रंग सांवला था और साफ लगता था कि मकामी आदमी नहीं है। फिर ये लोग अपने अपने काम में लग गए। नौकर ने आकर रोमन जुबान में नाग से पूछा, क्या खाओगे? केकड़ा, भैंसने की जुबान, रीछ का मगज या सूर की रान? नाग सिकुड़कर कहा, इनमें से कुछ भी नहीं खाऊंगा, मुझे तो सिर्फ गरम गरम कहवे की प्याली लाकर दे दो। रोमन नौकर ने नफरत से मुंह दूसरी तरफ कर लिया और चला गया। नाग का ख्याल था कि शायद वो कहवा नहीं लाएगा, मगर थोड़ी देर बाद वो एक तांबे के मग में कहवा भरकर ले आया। नाग ने जेब से पैसे निकालकर उसे दे दिए क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि यहाँ खरीदे हुए सौदे के पैसे पहले अदा कर दिए जाते हैं। नाग बड़े आराम से कहवा पीने लगा। दुकान की फिजा बड़ी नीम गर्म और पुरसुकून थी। बाहर सर्दी थी मगर यहाँ सर्दी बिल्कुल भी नहीं थी। गरम गरम कहवे का एक घूंट पीने के बाद नाग ने अपने बदन में सुकून महसूस किया। अब उसने दूसरे ग्राहकों का जायजा लिया। नाग ने देखा कि दूर मेज के साथ बैठे हुए 2 हट्टे कट्टे रोमन सिपाही उसे घूर घूर कर देख रहे हैं और आपस में हंस भी रहे हैं। साफ लगता था कि उसके रंग का मजाक उड़ा रहे हैं। नाग ने ज़्यादा ख्याल न किया और कहवा पीता रहा और सोचता रहा कि बारिश के बाद वो मारियाना के चचा अनातोली का मकान तलाश करके उसकी हवेली में जाएगा और उसे किसी तरह से अगवा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अंबर का हुक्म यही था कि उसे अगवा करके लाया जाए ताकि उसे भी आदमखोर जजीरे में छोड़ दिया जाए। अभी नाग ने आधा कहवा ही पिया था कि वही दोनों रोमन सिपाही अपनी जगह से उठे और नाग की तरफ बढ़े। उनके जिस्मों पर सिपाहियों की वर्दी थी, चमड़े का लिबास था, सीने पर लोहे की ढाल चढ़ी थी और कमर के साथ खंजर लटक रहे थे। वो बड़े ऊंचे लंबे और हट्टे कट्टे नौजवान थे, बिल्कुल भैंसे लग रहे थे। मोटी गर्दनें थीं और बाजू रीछ के बाजुओं की तरह लटक रहे थे। दोनों नाग के पास आकर खड़े हो गए। फिर एक सिपाही ने झुककर नाग को देखा और कहा, अरे काले कव्वे, क्या तुम कब्रिस्तान से आए हो? नाग को गुस्सा तो बड़ा आया मगर वो पी गया। मुस्कुराकर बोला, जी हाँ, मैं कब्रिस्तान से आया हूँ। इस पर उन दोनों ने कहका लगाया। फिर दूसरे सिपाही ने नाग के सर पर जोर से एक चपत लगाई और कहा,
हरामी, कब्रिस्तान के कुत्ते। नाग का खून एकदम खोल उठा। उसने उठकर एक जोरदार घूंसा सिपाही के मुंह पर मारा, मगर उस पर जरा भी असर ना हुआ। हाँ, इतना जरूर हुआ कि उसने तैश में आकर नाग को जबरदस्त गाली दी और खंजर निकालकर नाग पर जबरदस्त हमला कर दिया। नाग उछलकर परे हट गया। दुकान के सारे लोग अपनी अपनी जगहों पर खड़े होकर मुकाबला देखने लगे और अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाने लगे। मार डालो इस काले कौवे को, ये रोमन नहीं है, ये अफ्रीका का काला बंदर है। कोई कहता है इस काले गुलाम को खत्म कर दो। रोमन सिपाहियों का हौसला बढ़ गया। दोनों ने खंजरों से नाग पर हमला कर दिया। अब नाग के लिए अपना बचाव करना मुश्किल हो रहा था। वो ख्वामखा इस शहर में फसाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो एक बड़े अहम मिशन पर वहाँ आया था और ये मिशन खामोशी से सरअंजाम देना चाहता था। लेकिन ये बदकिरदार रोमन सिपाही उसे लड़ाई झगड़े पर उकसा रहे थे, बल्कि उसे कत्ल करना चाहते थे। एक सिपाही ने बड़ी फुर्ती से खंजर नाग की कमर पर मारा। अगर नाग उछलकर दूर ना होता तो खंजर ने उसके काम तमाम कर डालना था। अभी वो संभला ही था कि दूसरे सिपाही ने खंजर लहराकर एक नारा लगाया और भैंसे की तरह नाग की तरफ दौड़ा कि खंजर उसके सीने से पार कर दे। अब नाग के लिए ज़रूरी हो गया कि वो अपनी जान बचाए। तेज़ी के साथ, इतनी तेज़ी के साथ कि दुकान में बैठे किसी को खबर ना हो सके कि क्या हो गया है। नाग ने रिवॉल्वर निकालकर नाली का रुख सिपाही की तरफ किया और फायर कर दिया। एक धमाका हुआ और आगे बढ़ता हुआ रोमन सिपाही एक गेंडे की तरह झटका खाकर मुंह के बल जमीन पर गिरा और उसके सीने से सुर्ख खून का फवारा निकल पड़ा। ये देखकर सब पर दहशत तारी हो गई। हर शख्स अपनी जगह पर खड़े का खड़ा रह गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया है, धमाका किस चीज़ का था और रोमन सिपाही को किस शय ने ज़मीन पर गिरा दिया, और वो क्या चीज़ थी जिसने उसे खून में नहला दिया था। उसका साथी अपने दोस्त की लाश और खून देकर गुस्से से पागल हो गया। उसने नाग पर खंजर से हमला कर दिया। नाग ने रिवॉल्वर हाथ में पकड़े रुमाल में छुपा रखा था। वो दुकान से बाहर निकल रहा था कि सिपाही उसकी तरफ झपटा। नाग ने रिवॉल्वर उठाकर सीधा किया और दूसरा फायर कर दिया। दूसरा रोमन सिपाही भी सीने को थामकर गिर पड़ा। गोली उसके सीने पर लगी, तांबे की ढाल में से गुजरकर उसके दिल को चीरती दूसरी तरफ निकल गई थी। वो गिरते ही खून में डूबकर तड़पने लगा। पकड़ो पकड़ो, कातिल को पकड़ो। नाग बाजार में निकल आया। वो भागा। लोग कातिल कातिल की आवाज़ और पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते उसके पीछे भागने लगे। बाजार में अब बारिश रुक गई थी। हर कोई कातिल का सुनकर नाग के पीछे दौड़ पड़ा। अब हालत ये हो गई कि नाग आगे आगे भाग रहा है और लोगों का हजूम उसके पीछे पीछे है। कोई पत्थर मार रहा है, कोई लकड़ी उस पर फेंक रहा है। एक दुकान में कुछ सिपाही बैठे थे। उन्होंने जो देखा कि एक कातिल भागा जा रहा है तो उन्होंने उसी जगह से नीचे नाग पर उछाले। नाग घबरा गया कि जान मुसीबत में फंस गई है, अब यहाँ से फरार होने का वक्त आ गया है। उसने पलटकर लोगों की तरफ देखा और खड़ा हो गया। उसे रुकते देखकर एक पल के लिए लोग भी अपनी जगहों पर रुक गए। नाग ने एक गहरा सांस लिया और फिर लोगों ने दहशत भरी नज़रों से देखा कि कातिल एकदम से गायब हो गया और उसी जगह पर से एक स्याह उकाब जन्नाटे के साथ आसमान की तरफ उड़ गया। जादूगर था ये, भागो भागो, किसी ने चिल्लाकर कहा और सब लोग खौफ के मारे वहाँ से भाग गए। नाग उड़ता उड़ता शहर के शिमाली किनारे पर चला गया। अब सामने समंदर का साहिल था, जिसके साथ ही वो बस्ती शुरू हो जाती थी, जहाँ मारियाना के बाप की हवेली थी, जिस पर उसके सौतीले भाई ने कब्जा कर रखा था। नाग यहाँ उतर पड़ा। वो एक जगह समंदर के किनारे झाड़ियों में उतरा और वहीं से इंसान की शक्ल में आकर बाहर निकला। समंदर में दूर बादबानी जहाज खड़े थे। किनारे पर माहीगीरों की झोंपड़ियाँ मौजूद थीं। दूसरी तरफ बंदरगाह थी, जहाँ किसी एक कश्तियाँ और बादबानों वाले तजारती जहाज खड़े थे। ज़मीन पर बारिश की वजह से कीचड़ था। एक रेड़ा नाग के करीब से गुजरा, जिस पर सामान लदा हुआ था। नाग ने शुमाली महल्ले की तरफ चलना शुरू कर दिया। वहाँ मकानों की कतार खड़ी थी। एक पथरीले फर्श वाली गली अंदर जाती थी। नाग मारियाना के बाप की बताई हुई निशानियों के मुताबिक आगे बढ़ता चला गया। आखिर वो उस मकान के बाहर पहुँच गया, जिसकी छत पर एक औरत का बुत लगा था, जिसने अपने एक हाथ में बरबत थाम रखा था। यही मकान था मारियाना के बाप का। नाग ने ऊपर से नीचे तक मकान को देखा। महल की तरह का मकान था। एक खुली संगे मरमर के सतूनों वाली ड्योढ़ी थी, जिसके दरवाजे पर एक रोमन पहरा दे रहा था। नाग उसके करीब जाकर सलाम करके कहने लगा, भाई मैं रास्ता भूल गया हूँ, क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ मुसाफिरों के लिए रात गुजारने के लिए कोई सराय कहाँ पर है? पहरेदार ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ किस तरह आ गए? नाग ने इंकसारी से कहा, भाई मैं सिकंदरिया का रहने वाला हूँ, यहाँ नौकरी की तलाश में आया था, पर देसी हूँ, मुझे रास्तों का पता नहीं। इत्तेफाक से वो रोमन पहरेदार भी सिकंदरिया का रहने वाला था। उसने नाग के साथ अच्छा सलूक किया और बोला, भाई मैं भी सिकंदरिया में पैदा हुआ था, नौकरी का चक्कर मुझे यहाँ खींच लाया।
नाग ने काम बनता देखकर कहा, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई भाई। क्या तुम मुझे इस शानदार हवेली में कोई काम दिला सकते हो? मेरा मतलब है कि जिससे मेरी रोटी का गुजर बसर हो जाए। पहरेदार ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मालिक बाहर गया हुआ है, वो कल आ जाएगा। मैं उससे बात करके तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर दिला दूंगा। आज की रात तुमको अगर कोई जगह नहीं मिल रही तो बेशक मेरे यहाँ सो जाना। नाग ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तुम्हारा नाम क्या है? रोमन पहरादार ने कहा, मेरा नाम अगस्टस है। खुदा तुम्हें सलामत रखे अगस्टस भाई। मैं बड़ी खुशी से तुम्हारे यहाँ ठहरूंगा, लेकिन मुझे इतनी इजाज़त दो कि मैं बंदरगाह पर रखी हुई अपनी गठड़ी ले आऊँ। ज़रूर ज़रूर ले आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। नाग अगस्टस को सलाम करके फिर जल्दी आने का वादा करके चला गया। वहाँ से वो सीधा उड़ते उड़ते उड़न तश्तरी में आया और सारे हालात की खबर कर दी। अंबर, मारिया और मारियाना और उसका बाप बड़े खुश हुए। नाग ने एक छोटी सी कपड़ों की गठड़ी बनाई और वापस शहर की तरफ रवाना हो गया। खाना बदोश जादूगरनी। रात नाग ने मारियाना की बड़ी हवेली में बसर की। अगस्टस ने नाग को खाना भी खिलाया। नाग के साथ वो देर तक बातें करता रहा। दूसरे रोज हवेली का मालिक यानी मारियाना का सौतीला चचा भी वापस आ गया। अगस्टस ने नाग को मारियाना के चचा यानी अनातोली के सामने पेश किया। नाग ने देखा कि मारियाना के बाप ने अपने सौतीले और जालिम भाई के बारे में जो निशानी बताई थी वो बिल्कुल ठीक थी। अनातोली की एक आंख कानी थी और उस पर स्याह चमड़े का निकाब चढ़ा था। ये शक्लो सूरत से एक चालाक और पत्थर दिल का आदमी लगता था। उसने नाग को सर से लेकर पांव तक देखा और पूछा, तुम रोमन नहीं हो क्या? तुम मिस्री हो? नाग उस शख्स की क्याफा शनासी पर बहुत हैरान हुआ। जी हाँ, मैं मिस्र में पैदा हुआ था। मेरा बाप जड़ी बूटियों का कारोबार करता था। मैं बचपन ही में यतीम हो गया था। अब बेकार था, सोचा रोम शहर चलूं, यहाँ शायद कोई काम मिल जाए। अनातोली ने अगस्टस की तरफ देखकर कहा, इसे अस्तबल में घोड़ों की देखभाल के लिए रख लो। फिर नाग की तरफ मुंह करके बोला, अगर तुमने चोरी करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें भूखे कुत्तों के आगे डाल दूंगा, समझे? आप बेफिक्र रहें जनाब, मैं ईमानदारी से नौकरी करूंगा। नाग के इस जवाब पर अनातोली ने गर्दन जरा सी हिलाई और फिर बाहर निकल गया। नाग ने अगस्टस का शुक्रिया अदा किया कि उसकी वजह से उसे काम मिल गया था। अब नाग को अस्तबल में ही रात को सोने के लिए जगह मिल गई। नाग शाम के बाद हवेली से निकलकर सीधा उड़न तश्तरी वाली जगह पर आया और उसने अंबर को बताया कि नौकरी मिल गई है। अब उन्होंने स्कीम तैयार करनी शुरू कर दी कि किस तरीके से अनातोली को अगवा किया जाए। नाग को नौकरी करते एक हफ्ता हो गया था। अनातोली को अगवा करना मुश्किल दिखाई दे रहा था क्योंकि अनातोली किसी जगह टिक कर बैठता नहीं था। अभी यहाँ है तो अभी शहर से बाहर चल रहा है। फिर उसके साथ हर वक्त एक खौफनाक और खूंखार कुत्ता रहता था जो उसकी हिफाजत पर मामूर था। उसके अलावा एक हबशी गुलाम भी तलवार से मुसल्ले हर वक्त अनातोली के साथ साथ रहता था। उसके बावजूद नाग ने फैसला कर लिया था कि वो आइंदा 1-2 दिनों में अनातोली को अगवा करके ले जाएगा, ख्वाह उसके लिए उसे कुछ ही क्यों ना करना पड़े। एक रात नाग घोड़ों को चारा डालकर उनकी मालिश कर रहा था कि अगस्टस का उधर से गुजर हुआ। वो मुस्कुराकर बोला, भाई नाग, फारिग होकर मेरी तरफ आना, तुम्हें मिस्र का कहवा पिलाऊंगा। अभी आया भाई अगस्टस। नाग को अपने वतन का कहवा पीने का बहुत शौक था। चनाचे वो काम से फारिग होकर सीधा अगस्टस की कोठड़ी की तरफ आ गया। रात खनक थी, मशलें रोशन थीं। हवेली में भी मशलों की रोशनी हो रही थी। अगस्टस कोठड़ी के बाहर बैठा था। उसने गर्म फरगल ओढ़ रखी थी। नाग उसके पास जाकर बैठ गया। अगस्टस ने कहवा बनाकर पिलाया। कहो, पसंद आया? नाग ने 2-1 घूंट पीकर उसकी बहुत तारीफ की और कहा, आज मुझे अपना वतन मिस्र याद आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अगस्टस भाई। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि हवेली की तरफ से कुत्ते के जोर जोर से भौंकने की आवाज़ आई। यह अनातोली के कुत्ते के भौंकने की आवाज़ थी। अगस्टस के कान खड़े हो गए। ज़रूर कोई गड़बड़ है, ये कुत्ता इस तरह कभी नहीं भौंका करता। अभी वो सोच ही रहे थे कि हवेली की तरफ से अनातोली की आवाज़ बुलंद हुई, अगस्टस जल्दी यहाँ आओ। नाग भी अगस्टस के साथ ही चल दिया। हवेली में जाकर देखा कि अनातोली ने हाथ में तलवार थामी हुई है। 2-3 गुलाम भी खंजर लिए कमरे में और बाहर बाग में किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। कुत्ता ज़रा दूर झाड़ियों के पास खड़ा ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है। अगस्टस ने जाते ही पूछ लिया, क्या हुक्म है आका? अनातोली बोला, अभी अभी यहाँ मैंने एक सांप को देखा था। स्याह नाग था, फन फैलाए मेरी तरफ बढ़ा। अगर मैं जल्दी से उठकर दूसरी तरफ भागता नहीं तो उसने मेरा काम तमाम कर दिया था। कहाँ है मेरे आका सांप? उल्लू के पट्टे, अगर मुझे मालूम होता कि वो कहाँ है तो मैं तुम्हें बुलाने की क्या ज़रूरत थी? इन्हीं झाड़ियों में कहीं घुसकर गायब हो गया है, उसे तलाश करके हलाक कर दो। फिर उसने नाग की तरफ देखकर कहा, तुम भी सांप को तलाश करो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? नाग ने कहा, जो हुक्म है मेरे आका। और वो भी सांप को तलाश करने लगा। नाग को भला सांप तलाश करने की क्या ज़रूरत थी?
वो एक सेकंड के अंदर अंदर सांप को अपने हजूर तलब कर सकता था, बल्कि उसे यकीन था कि सांप अगर बाग में किसी जगह है तो वो भी नाग की मौजूदगी से परेशान हो गया होगा। उसने सोचा कि अनातोली पर अपना रौब जमाने का अच्छा मौका है। यूं ही इधर उधर तलाश करने के बाद नाग एक तरफ खड़ा हो गया, फिर अनातोली की तरफ पलटकर बोला, मेरे आका, अगर आप हुक्म दें तो मैं सांप को हाजिर कर सकता हूँ। अनातोली ने हैरानी से नाग को देखा और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? नाग बोला, मुझे एक ऐसा मंत्र आता है कि मैं अगर उसे पढ़कर फूंकूं तो जहाँ कहीं भी सांप मौजूद होगा निकलकर मेरे सामने पेश हो जाएगा और मुझे सजदा भी करेगा। अनातोली ने जल्दी से कहा, तो फिर मंत्र फूंकते क्यों नहीं? जल्दी करो, क्या सोच रहे हो? नाग ने एक गहरा सांस लेकर मुंह से सीटी की आवाज़ निकाली और फिर मुंह ही मुंह में कुछ बिड़बिड़ाने लगा। असल में वो हवा में सांप से बातें कर रहा था। उसने आवाज़ देकर सांप को बुलाया कि तुम जहाँ कहीं भी हो मेरे सामने आ जाओ। सांप कोबरा था और समंदर किनारे की दलदल से इधर आ गया था। वो झाड़ियों में छुपा बैठा था। उसने भी नाग देवता की मौजूदगी को महसूस कर लिया था और परेशान सा था कि नाग देवता इधर कैसे आ गया। अब जो उसने नाग की आवाज़ सुनी तो जल्दी से निकलकर बाहर आ गया। सामने क्या देखता है कि नाग देवता इंसानी शक्ल में खड़ा है। सबने देखा कि सांप झाड़ी में से रेंगता हुआ नाग की तरफ बढ़ा। अगिस्टस और दूसरे गुलामों ने सांप को हलाक करना चाहा, मगर नाग ने अपने हाथ उठाकर उन्हें मना कर दिया। खबरदार, ये काम ना करना। अनातोली ने भी उन्हें रोक दिया। कोबरा सांप फन फन उठाए नाग की तरफ बड़ा चला आया। सब लोग डर कर परे हट गए कि सांप उनको डस ना दे। नाग अपनी जगह पर खड़ा रहा। अगिस्टस भी सहम गया। अनातोली ने देखा कि सांप बड़ा जहरीला है। उसने नाग से कहा, ये तुम्हें डस लेगा, इसे कुचल दो। नाग ने हाथ हिलाकर कहा, खामोश रहे मेरे आका। अनातोली को गुस्सा जरूर आया कि उसका गुलाम ये किस गुस्ताखी से उससे बात कर रहा है, मगर वो खामोश रहा क्योंकि उसकी जान पर बनी थी। कोबरा सांप अब नाग के सामने आ चुका था। उसने सामने आते ही अपना फन समेट लिया और फिर सबके सामने अपना सर नाग के आगे झुकाकर जमीन पर लगा दिया। इस मंजर को देखकर सब लोग हैरान रह गए। अनातोली तो बहुत ही ज्यादा मुतासिर हुआ। नाग सांप से उसकी जुबान में बातें करता रहा। उसने सांप को हुक्म दिया कि वो वहाँ से चला जाए और फिर कभी इधर का रुख ना करे, क्योंकि वहाँ उसकी ज़िंदगी को सख्त खतरा था। अगर इस वक्त मैं यहाँ पर ना होता तो ये लोग तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर डालते। अब यहाँ से भाग जाओ और फिर कभी इधर ना आना। जो हुक्म मेरे अजीम नाग देवता। सांप ने सर उठाकर नाग का एक बार फिर शुक्रिया अदा किया और समंदर की तरफ रेंगने लगा। अनातोली ने सांप को जाते देखा तो जल्दी से कहा, इसे हलाक क्यों नहीं करते, ये भाग रहा है। नाग ने कहा, नहीं नहीं, इसे कोई कुछ ना कहे, ये किसी को अब कुछ नहीं कहेगा, ये यहाँ फिर कभी नहीं आएगा। अनातोली ने तलवार लहराकर कहा, तुम बकवास करते हो, भला सांप भी कभी इंसान का दोस्त हुआ है? ये फिर आएगा, इसने मेरा घर देख लिया है और ये मुझे हलाक कर देगा। नाग उसे मना ही करता रहा और अनातोली ने तलवार से सांप पर हमला कर दिया था। सांप पहले ही चौकन्ना था। वो एक तरफ हट गया, लेकिन उसके साथ ही सांप ने उछलकर अनातोली पर हमला कर दिया और उसकी कलाई पर डस दिया और झाड़ियों की तरफ रात के अंधेरे में गुम हो गया। अनातोली चीख मारकर गिरा और चिल्लाया, मुझे सांप ने डस लिया, मुझे बचाओ। नाग ने सोचा कि इसे मरने दे। फिर ख्याल आया कि नहीं, अभी इसे मारियाना के बाप के पास ले जाना है और फिर जायदाद इससे वसूल करनी है। नाग ने अनातोली को उठाकर ख्वाबगाह में पहुंचा दिया। फिक्र ना करे आका, अभी जहर जिस्म से दूर कर दूंगा। अनातोली को पसीने आने लगे थे। जहर ने अपना असर करना शुरू कर दिया था। नाग ने कहा, फिक्र ना करें, मैं जहर का अभी इलाज करता हूँ। नहीं नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं मर रहा हूँ। ये बड़ा खतरनाक सांप था, इसका जहर मेरे जिस्म में चला जा रहा है। नाग ने कहा, मैं जहर का असर ख़त्म कर दूंगा आका, फिक्र ना करें। और फिर नाग ने मंत्र पढ़कर उस जगह पर फूंकना शुरू कर दिया जहाँ सांप ने काटा था। थोड़ी देरी में जहर का असर खत्म हो गया और अनातोली भला चंगा होकर उठकर बैठ गया। वो नाग की काबिलियत पर खुश भी था और बेहद हैरान भी था। तुमने तो कमाल कर दिया भाई, तुम गुलाम बनने के लिए पैदा नहीं हुए। आज से तुम मेरे खास दोस्त हो और मेरी हवेली का सारा इंतजाम तुम्हारे हवाले। बस ये समझ लो कि तुम मेरे वजीर बन गए हो। क्या तुमको ये ओहदा मंजूर है? नाग ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मुझे और क्या चाहिए जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब नाग को हर जगह चलने फिरने की इजाज़त मिल गई थी। अनातोली नाग से मशवरा किए बगैर कोई काम नहीं करता था। नाग ने सोचा कि वो एक रोज़ में अनातोली के साथ शिकार के लिए जाएगा और फिर उड़न तश्तरी के करीब लाकर उसे कैद करेगा। अब ऐसा इत्तेफाक हुआ कि अनातोली के यहाँ उसकी एक खाना बदोश वाकिफ औरत का गुजर हुआ। ये औरत ज़बरदस्त जादूगरनी थी। उसने आते ही नाग को देखा तो उसके दिल का सारा हाल समझ गई। उसने नाग से तो कुछ ना कहा और अनातोली को साथ लेकर एक कमरे में आ गई और बोली,
ये शख्स नाग तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हें अगवा करने के लिए आया है। अनातोली उस खाना बदोश औरत का मुंह तकता ही रह गया। ये तुम क्या कह रही हो बी अम्मा? नाग तो मेरा खास दोस्त है, इसी ने मेरी जान बचाई है। औरत बोली, ठीक है, वो तुम्हें अभी मारना नहीं चाहता, वो तुम्हें यहाँ से अगवा करके ले जाना चाहता है। मेरी बात पर एतबार करो, मेरा जादू कभी झूठा नहीं हो सकता। अनातोली गजब में आ गया। मैं इस शख्स को अभी जाकर ख़त्म कर दूंगा। खाना बदोश ने कहा, इसके लिए तुम्हें बड़ी होश से काम लेना होगा। ये शख्स कौन है तुम नहीं जानते, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे जादू ने मुझे बताया है कि ये शख्स ज़बरदस्त ताकत रखता है और ये शायद किसी ज़माने में सांप था और अब इंसान की शक्ल में चल फिर रहा है। अनातोली ने कहा, शायद इसीलिए इसने मेरे जहर को ख़त्म कर दिया था और सांप ने इसके आगे आकर इसे सजदा भी किया था। खाना बदोश औरत ने हाथ हिलाकर कहा, बिल्कुल ठीक, मेरा जादू कभी गलत नहीं हो सकता। फिर मैं क्या करूं? इस शख्स को क्यों कर हलाक करूं? खाना बदोश औरत ने कुछ सोचकर कहा, ऐसा करो, जब रात को ये शख्स नाग सो रहा हो तो इसके कमरे में घुसकर इसे कत्ल कर डालो। मगर खबरदार, अगर तुमसे ज़रा भी चूक हो गई और ये जाग पड़ा तो तुम्हारी खैर नहीं। ये शख्स बड़ी ज़बरदस्त ताकत का मालिक है। अनातोली कुछ डर भी गया कि खुदा जाने नाग क्या कर दे। उसे गुस्सा भी बड़ा था कि वो एक कातिल को अपने यहाँ पाल रहा है। उसने कहा, फिक्र ना करो बी अम्मा, मैं आज रात ही इसका काम तमाम कर दूंगा। नाग ने भी खाना बदोश औरत को शक की नज़र से देख लिया था। उसका माथा ठनका था कि ये औरत काला इल्म जानती है, मगर उसने कोई ख्याल ना किया और अपने काम में लगा रहा। रात को वो अगिस्टस के पास जाकर इधर उधर की बातें करता रहा, फिर अपने कमरे में जाकर सो गया। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। वो बहुत ज़्यादा थक गया था, उसे बहुत जल्दी नींद आ गई। आधी रात को अनातोली तलवार लेकर उसके कमरे की तरफ आया। उसने खिड़की में राह निकाली और कमरे में आ गया। ताक में रोगन का दिया जल रहा था। अनातोली ने देखा कि नाग बेसुध होकर बिस्तर पर पड़ा सो रहा था। वो हौले हौले उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसे खाना बदोश जादूगरनी का ख्याल आया। उसने कहा था कि बड़ी होशियारी से काम लेना होगा। अनातोली फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। खुशकिस्मती थी नाग की कि उसे ठीक उस वक्त एक मच्छर ने काट खाया। उसकी आंख खुल गई। उसने हाथ से मच्छर को मारा। अनातोली एकदम परे हो गया और पर्दे के पीछे छुप गया। नाग को फौरन एहसास हुआ कि कोई कमरे में मौजूद है। वो भी होशियार हो गया। उसने आंखें खोलकर कमरे में देखा। उसे दरवाजे का पर्दा हिलता हुआ नजर आया। समझ गया कि कोई उसके पीछे छुपा हुआ है। उसने यही जाहिर किया कि वो सो रहा है, बल्कि वो झूठ मूठ के खराटे भी लेने लगा। अनातोली ने जब नाग के खराटों की आवाज़ सुनी तो समझा कि वो सो गया है। बस वो पर्दे में से निकलकर तलवार लिए नाग के पलंग की तरफ बढ़ा। अब दिए की रोशनी में अनातोली ने भी नाग को देख लिया कि वो तलवार लिए उसको कत्ल करने के लिए आ रहा है। वो चौकस हो गया। यूं ही अनातोली उसके पलंग पर हमला करने के लिए आगे आया। नाग ने गहरा सांस लिया और गायब हो गया। अनातोली ने बिस्तर पर से नाग को गायब होते देखा तो शशदर रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। नाग कहाँ गया? ये क्यों कर हो सकता है कि आदमी बिस्तर पर लेटे लेटे अचानक गायब हो जाए? फिर उसे खाना बदोश औरत की बात याद आई कि यह शख्स बड़ी ज़बरदस्त ताकत का हामिल है। वो कमरे में इधर उधर देखने लगा। नाग कहीं भी मौजूद नहीं था, मगर नाग एक छोटे से स्याह सांप की शक्ल में बिस्तर की चादर के अंदर ही मौजूद था। मौका मिलते ही वो पलंग से नीचे उतर आया। अब नाग ने फैसला कर लिया था कि वो अनातोली को डसकर बेहोश कर देगा और फिर आज ही रात उसे अगवा कर लेगा। अनातोली ने अभी अपनी हैरानी पर काबू भी नहीं पाया था कि उसे दीवार के साथ खड़े खड़े महसूस हुआ कि किसी शय ने उसे टखने पर काटा है। उसने झुककर पाँव को देखा तो उसे चिराग की रोशनी में एक छोटा सा सांप नजर आया जो बिस्तर पर चढ़ रहा था। अनातोली ने चीख मारने की कोशिश की ताकि वो नौकरों को बुला सके, मगर उसका हलक खुश्क था। उसके गले में से आवाज़ निकल ना सकी। उसकी टांगें लरजने लगीं। इतने में उसने एक बार फिर उसी सांप को नाग की शक्ल में इंसान बनकर बिस्तर पर लेटे देखा। नाग उसकी तरफ घूरकर अपनी लाल लाल आंखों से देख रहा था। नाग बिस्तर से उठकर अनातोली के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मैं जानता हूँ अब तुम में इतनी ताकत नहीं कि तुम एक उंगली भी अपनी मर्जी से हिला सको, लेकिन तुमने मुझे कत्ल करने का इरादा करके कोई अच्छी बात नहीं की। मैं तुम्हें यहाँ हलाक करने नहीं आया था। अगरचे मारियाना और उसके बाप को आदमखोरों के जजीरे में फेंक कर तुमने एक घिनौना जुर्म किया है कि तुम्हें हलाक कर देने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी मैंने तुम पर रहम किया। बहरहाल अब मैं तुमको यहाँ से ले जाऊँगा। अनातोली का सारा जिस्म लरज़ रहा था। तलवार उसके हाथ से गिरकर फर्श पर पड़ी थी। वो नाग की बातें पूरी तरह सुन रहा था, मगर वो खुद बोल नहीं सकता था। उसका सारा बदन पत्थर बन रहा था। फिर वो फर्श पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वो नाग से पूछना चाहता था कि उसे कहाँ लेकर जाना चाहता है, मगर वो पूछ ना सका।
अनातोली बेहोश होकर गिरा तो नाग ने उसे एक चादर में इस तरह लपेट दिया कि वो लिपटा हुआ कालीन लग रहा था। फिर वो अस्तबल में गया और एक घोड़े को निकालकर हवेली के पिछवाड़े में आ गया। वो अनातोली के बेहोश जिस्म को कंधे पर उठाकर हवेली की ड्योढ़ी से गुजर रहा था कि अचानक पहरेदार ने उसे देख लिया और शोर मचा दिया। शोर सुनकर खाना बदोश जादूगरनी झट से बाहर आ गई। उसे पहले ही फिक्र थी कि अनातोली आज रात नाग को कत्ल करने जा रहा है, कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। नाग ने बेहोश अनातोली को एक तरफ रख दिया और पहरेदार को घूंसा मारकर गिरा दिया। अब जादूगरनी खाना बदोश औरत भी वहां आ गई थी। उसने नाग को देखा तो सब कुछ समझ गई। जल्दी से एक मंत्र फूंककर नाग पर जादू कर दिया। इस जादू का असर नाग पर इतना हुआ कि उसका सर घूमने लगा। समझ गया कि जादूगरनी ने वार कर दिया है। उसी वक्त नाग ने एक गहरा सांस लिया और एक मंत्र फूंककर हवा में हाथ हिलाया और खामोश सरगोशी की जुबान में उस इलाके के तमाम सांपों को अपनी मदद के लिए बुला लिया। पलक झपकने में एक दर्जन नाग फन फैलाए इधर उधर से निकलकर वहां आ गए। जादूगरनी ने मंत्र फूंका और सारे सांप पत्थर बन गए। नाग ने अपना वार खाली जाते देखा तो गहरा सांस लिया और चमगादड़ बनकर जादूगरनी की गर्दन से चिमट गया। उसने जादूगरनी की गर्दन में अपने तेज नोकीले दांत गाड़कर उसका खून पीना शुरू कर दिया। जादूगरनी ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से चमगादड़ को मारकर अलग करे, मगर वो कामयाब ना हो सकी। फिर उसने मंत्र फूंकना चाहा, मगर डर गई कि चमगादड़ पर जादू किया तो उसकी गर्दन भी साथ ही चली जाएगी। चमगादड़ ने अपने तेज नोकीले पंजे जादूगरनी की गर्दन में गाड़ रखे थे और उसका खून धड़ाधड़ पी रही थी। जादूगरनी पर गंदगी तारी हो गई और वो धड़ाम से गिर पड़ी। शोर सुनकर हवेली के दूसरे नौकर भी भागते हुए आ गए। उन्होंने जादूगरनी की गर्दन से चमगादड़ चिमटी देखी तो खंजर से उसे उतारने के लिए बढ़े। नाग उस अरसे में फिर से इंसान बनकर सामने आ गया और उसके साथ ही 12 के 12 सांप भी फिर से जिंदा हो गए। उन्होंने नौकरों पर हमला कर दिया। उस वक्त आगिस्टस भी वहां मौजूद था। उसने नाग को देखकर कहा, नाग दोस्त, ये क्या हो रहा है? नाग ने कहा, तुम्हारे मुझ पर बड़े एहसान हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए तुम मेरे मामले में दखल मत देना। ये अनातोली है जो बेहोश पड़ा है। इसने अपने सौतेले भाई और उसकी बेटी मारियाना के साथ बड़ा जुल्म किया है। मैं इसीलिए जा रहा हूँ। नौकरों ने आगे बढ़कर अपने मालिक को बचाना चाहा, मगर सांप फन उठाकर उनकी तरफ लपके। नौकर वहाँ से भाग गए। नाग ने अनातोली को उठाया और बाहर गली में आ गया, जहाँ घोड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। नाग ने अनातोली को घोड़े पर डाला, फिर खुद भी सवार हुआ और रात के अंधेरे में गली से बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसने घोड़े को सर पर दौड़ाना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद शहर से बाहर दरख्तों के झुंड के दरमियान ढलान पर खड़ी उड़न तश्तरी में आ गया। अंबर पैरे पर था। उसने एक घुड़सवार को उड़न तश्तरी की तरफ आते देखा तो समझ गया कि वो नाग है और बेहोश अनातोली को ला रहा है। उसने उड़न तश्तरी का दरवाज़ा खोल दिया। दोस्तों, उम्मीद है अंबर नाग मारिया सीरीज़ की एपिसोड नंबर 92 का तीसरा हिस्सा आपको पसंद आया होगा। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम पार्ट्स की नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन से मिल सकें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अंबर नाग मारिया सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। अब वहाँ से इसकी बाकी तमाम अक़साद भी देख सकते हैं और बाकी तमाम कहानियों की प्लेलिस्ट के लिंक भी मौजूद हैं। अब वहाँ से बाकी तमाम कहानियाँ भी देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इस कहानी की इस किस्त के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।